हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम लोग वन शॉट रिवीजन में नोमेनक्लेचर वाला पार्ट देखेंगे, जिसपे एक 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है। साथ साथ में वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो मतलब 6 मार्क्स का यहाँ से आ सकता है। फटाफट से देखते हैं। तो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे पहले, फिर उसके बाद में वर्नर्स थ्योरी देखेंगे। बहुत कम चांसेस है कि इस पे क्वेश्चन आए, लेकिन क्या पता, किस्मत का कुछ नहीं पता है। और वैसे भी ना बहुत सारे सेट आने वाले हैं, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं ना किसी के में तो आ ही जाएगा ये। फिर डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वो देखेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और फिर लास्ट में वीबीटी और सीएफटी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा जरूर। तो वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर एक टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट रहता है विच इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मान लो कि कोई एटम है ए जिसके पास में लोन पेयर है, और कोई एटम है बी जिसके पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये लोन पेयर अपना इस बी को डोनेट कर देता है। तो जिसने डोनेट किया है वो क्या कहलाएगा? लुईस बेस। क्या कहलाएगा? लुईस बेस। और जिसने एक्सेप्ट किया है वो क्या कहलाएगा? लुईस एसिड। क्या बोल रहा हूं? जिसने डोनेट किया वो लुईस बेस, और जिसने एक्सेप्ट किया वो लुईस एसिड। तो लुईस बेस को ही हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, लीगेंड्स। क्या वर्ड यूज करेंगे? लीगेंड्स, जो कि इस चैप्टर में बहुत बार यूज होगा। तो लीगेंड्स मतलब लुईस बेस, मतलब जिनके पास में लोन पेयर होगा। क्योंकि भाई अगर लोन पेयर डोनेट करना है तो लोन पेयर होना तो चाहिए, तो इसलिए ये लुईस बेस टर्म कहलाता है। इनको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। और लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्यों भाई? खाली जगह होगी तभी तो लोन पेयर एक्सेप्ट करोगे ना, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बन गया भैया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? जब एक एटम अपना लोन पेयर किसी दूसरे के साथ में शेयर कर लेता है या डोनेट कर देता है। अब डी एंड एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। जो ये वाले होते हैं उनके पास में क्या होता है? बोलो, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और भैया लोन पेयर एक्सेप्ट करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है। इसीलिए ये वाले जो एलिमेंट है वो ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए दिखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यही वाले एलिमेंट्स हमको दिखते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा चांसेस है कि पूछ ले आपसे कि जो डी एंड एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट है वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की तो मैंने बताया कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर ये 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसमें ना याद रखना है कौन सी मेटल है। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सुना होगा यार। क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है, क्लोरोफिल जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स होता है? मैग्नीशियम का। बस आपको इतना याद रखना है कि क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स है? मैग्नीशियम का। हीमोग्लोबिन सुना आपने, ब्लड में रहता है, किसका कॉम्प्लेक्स है? आयरन का। और विटामिन B12 किसका है भैया? कोबाल्ट का। तो ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है। उसके अलावा मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में भी ये यूज होता है, कैटलिस्ट की तरह भी काफी ज्यादा ये यूज करे जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर रिप्रेजेंटेशन देखोगे, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, K4FeCN6, ये एक एग्जांपल है। FeH2O6Cl3, ये एक एग्जांपल है। NiCO4, ये एक एग्जांपल है। तो ये सब एग्जांपल्स हमको दिखाई देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि ऐसा एक ब्रैकेट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बोलो, ऐसा एक ब्रैकेट दिखाई देगा। दिख रहा है सभी को ब्रैकेट?
ऐसे जो जो ब्रैकेट होते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बुलाते हैं बोलो? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बुलाते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर बुलाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे बोलो? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ब्रैकेट के अलावा दिख जाए, जैसे मान लो इधर की तरफ ब्रैकेट के अलावा दिख रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे? काउंटर आयंस। क्या बोलेंगे बोलो? काउंटर आयंस। जैसे इधर देखोगे ब्रैकेट के अलावा जो भी दिख रहा है तो वो क्या होगा? काउंटर आयंस होगा। काउंटर आयंस आप देखोगे ब्रैकेट के लेफ्ट में भी हो सकते हैं, ब्रैकेट के राइट में भी हो सकते हैं, और इस केस में काउंटर आयन है ही नहीं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहां पर सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो आती है अपनी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी आती है? वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब वर्नर नाम के इंसान ने बोला, सबसे पहले उन्होंने ये बताया था, और उन्होंने ये बोला कि भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। आपको बिना कुछ दिमाग लगाए सोचना है कि प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। 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 ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, बस ये हमको समझना है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज कितना है सेंट्रल आयन पे। चार्ज जैसे CrCl3 है तो Cr पे +3 चार्ज है, COCl2 है तो कोबाल्ट पे +2 चार्ज है, PdCl2 है तो Pd पे +2 चार्ज है। तो देखो इधर +3 +2 ये प्राइमरी वैलेंसी हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा दैट इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल आयन। नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल आयन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं, K4FeCN6 है। अब इसमें यहां पर देखोगे तो 6 CN- है, हर एक CN- एक लोन पेयर डोनेट करेगा। 6 CN- है तो 6 लोन पेयर मिल जाएंगे Fe2+ को। तो इधर की तरफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बोलो? 6 होगा। सिमिलरली इधर 6 वाटर मॉलिक्यूल है, हर एक वाटर मॉलिक्यूल एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो आयरन को 6 मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इधर 4 CO है, निकेल को 4 मिल जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बोलो? 4। तो अभी मैं और भी आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे एक लिगेंड होता है अपना ईन, है ना, इस पे सवाल बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछा जाए। ईन मतलब आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ईन क्या है? ईन का फुल फॉर्म क्या है? इथिलीन डाइअमीन। क्या है बोलो? इथिलीन डाइअमीन। CH2 NH2 अब इसकी खास बात क्या है पता है? कि इसमें ना 2 नाइट्रोजन है। अब भैया इस नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है, तो ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा। मतलब एक ईन का मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर डोनेट करता है, उसको बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं कोबाल्ट ईन 3Cl3। देखो एक एग्जांपल देख लो। अब इस एग्जांपल में कुछ लोग क्या बोलेंगे कि अरे 3 लिगेंड्स हैं, 3 लोन पेयर डोनेट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, एक ईन 2 लोन पेयर डोनेट करता है। एक ईन 2 लोन पेयर डोनेट करता है। तो ईन है कितने? 3 ईन है।
तो ओवरऑल इसको कितने लोन पेयर मिलेंगे, 6 लोन पेयर मिलेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भैया 3 नहीं आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि एक इन क्या करता है, 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, अगला वो भी 2 करेगा, अगला वो भी 2 करेगा, तो टोटल 6 लोन पेयर्स मिल जाएंगे। समझ में आई क्या बात। ये एग्जाम्पल देख लो, कोबाल्ट E Cl2Cl। अब इस एग्जाम्पल में इन है, एक इन 2 लोन पे डोनेट करेगा, अगला भी 2 लोन पे डोनेट करेगा, तो 4 हो गए इसकी वजह से, और 2 हो जाएंगे Cl की वजह से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी कितना आएगा, 6 आएगा। हाँ या ना बोलो यार। एक अगला एग्जांपल देख लेते हैं, प्लेटिनम E2Cl2, ये वाला एग्जांपल देखो। अब इसमें इन है कितने, 2, तो बस यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ये जो 2 Cl है वो तो बाहर है ब्रैकेट के, हमको तो खाली ब्रैकेट के अंदर वाले देखने होते हैं। तो इन आप लोग याद रखना यार, इन पे ज्यादा चांसेस है कि सवाल आपसे पूछ ले। एक और लिगेंड की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं EDTA, है ना। मैं यहाँ पर सब चीजें बता दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पहले बता रहा हूँ। इन तो हो गया, अब इन की स्ट्रक्चर से ये आप बना लो EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटेट। आप क्या करो, कुछ मत करो, इन की स्ट्रक्चर देख ली, CH2CH2 NH2 NH2। अब जो ये 4 हाइड्रोजन है ना, इन 4 हाइड्रोजन की जगह पर 4 एसिटेट आयंस लगा दो, तो EDTA की स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या बन जाएगी बोलो, EDTA की स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो इधर की तरफ, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई, देखो ये। अब इसमें आप इसको ऐसे सोचो, इन क्या था, NH2 CH2 CH2 NH2, यही था ना। अब आप क्या करो भाई, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसको हटा दो, और जो ये जो हाइड्रोजन थे उनको हटा के क्या कर दो, एसिटेट आयंस लगा दो। तो क्या हो जाएगा, देखो एसिटेट आयंस लगाएंगे तो CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, ठीक है, इधर की तरफ CH2COO माइनस और CH2COO माइनस, ये अपना हो जाएगा EDTA का स्ट्रक्चर। सही है। अब बात ये है कि क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं, EDTA का स्ट्रक्चर हो गया, कैसे याद रखोगे, इन से याद रखना है। इन में जो ये NH2 था, उन चारों हाइड्रोजन की जगह पर क्या करना है, 4 एसिटेट आयंस पुट कर देने। सही है, 4 एसिटेट आयंस पुट कर देने। अब हो गया क्या, 2 नाइट्रोजन 2 लोन पे डोनेट करेंगे। अब ये ऑक्सीजन है, ये 4 ऑक्सीजन है, मतलब 2 नाइट्रोजन लगा लो, 4 ऑक्सीजन लगा लो, टोटल 6 लोन पेयर डोनेट करेगा। एक EDTA का मॉलिक्यूल, सोच के देखो, एक EDTA का मॉलिक्यूल 6 लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो याद रखना ये EDTA का स्ट्रक्चर है, CH2CH2 N, उस पे 4 एसिटेट हो गए ऐसे, तो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे और ये 4 अपने ऑक्सीजन हो जाएंगे। 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। क्या होगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। EDTA इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटेट, और इस पे 4- चार्ज होगा, EDTA 4-। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पे आते हैं। तो वर्नर ने बोला कि भाई 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का मैंने थोड़ा आपको आइडिया बताया। तो अब हम लोग जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, फिर उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। तो प्राइमरी वैलेंसी के पोस्टुलेट्स देख लो, 2 टाइप ऑफ लिंकेज दिखाता है, पहला प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होगा बताना, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा, विच इज कोज्ड ड्यू टू नेगेटिव आयंस। अरे भाई ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जितना सेंट्रल आयन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, भाई वो पॉजिटिव चार्ज तभी तो आएगा जब उसके साथ में कोई नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे, तो दीज आर कोज्ड बाय नेगेटिव आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। क्या होता है बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड दीज आर नॉन आयोनाइजेबल। पानी में ये डिसोसिएट नहीं होती हैं क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है। दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एज वेल एज नेगेटिव आयंस। भाई लोन पेयर डोनेट करने वाले तो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तो इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयंस की वजह से भी हो सकता है और न्यूट्रल की वजह से भी हो सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड फिक्स्ड फॉर ए मेटल। तो अब जैसे मान लो एक एग्जांपल करवाता हूं आपको, ठीक है, एक एग्जांपल करवाता हूं। ये है, कौन सा वाला है, ये वाला अपन कर लेते हैं, एग्जांपल करते हैं। किधर 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 करे, किधर करे, हाँ जैसे यहां पर कर लेते हैं, कोबाल्ट NH3 6Cl3। अब इसमें बताना है कि भाई प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है और रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसका। तो ध्यान से सुनना, अगर हम लोग कोबाल्ट पे चार्ज मान लेते हैं x,
अमोनिया पे मानेंगे 0, Cl पे मानेंगे -1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x प्लस अमोनिया पे 0 इंटू 6 प्लस Cl पे -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलेंगे बोलो, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी। अब यहीं पर अगर तुमसे बोले कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर तो दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अरे 6 अमोनिया है ना, तो 6 लोन पे डोनेट कर देंगे, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अच्छा, जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना जनरली एक हमको रिलेशन देखने को मिलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर। मैं ये हमेशा नहीं बोल रहा हूं, जनरली देखने को मिलेगा। तुम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखोगे तो जनरली हमको ये देखने को मिलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का डबल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसको रिप्रेजेंट करना कैसे है, तो देखो ध्यान से सुनना। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कोबाल्ट 3+ है, जो N3 वाली जो वैलेंसी दिखाओगे, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो तो फिक्स्ड डायरेक्शन में दिखाओगे और ऐसे दिखाओगे यार, ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब ऐसे एरो नहीं दिखाते हैं वैसे, मतलब ऐसे सॉलिड लाइन दिखाते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस, ऐसे सॉलिड लाइन बना दो आप, ये हो गए। और जो Cl- वाली जो वैलेंसी होंगी वो नॉन डायरेक्शनल नेचर की होंगी, वो आप कहीं पर भी दिखा सकते हो। जैसे मान लो एक Cl- यहाँ पर दिखा दिया और इसको डैश लाइन से दिखाते, ये Cl- यहाँ पर दिखा दिया, एक Cl- यहाँ पर दिखा दिया, कहीं पर भी दिखा सकते हो। तो जो अपनी ब्लैक कलर वाली लाइन है, सॉलिड लाइन, वो क्या है, अपनी सेकेंडरी वैलेंसी है। और जो ये वाली लाइन है वो क्या है बोलो, प्राइमरी वैलेंसी। क्या है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये हो गई। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल करवाता हूं। कोबाल्ट NH3 5Cl Cl2, ये बढ़िया एग्जांपल है, ये बढ़िया एग्जांपल है, सुनना ध्यान से। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो x, अमोनिया पे 0, Cl पे -1, Cl पे -1, तो उसके हिसाब से x की वैल्यू +3 आ जाएगी, है ना, निकाल सकते हो। तो प्राइमरी वैलेंसी बराबर 3 आ गया। सेकेंडरी वैलेंसी देखोगे तो 5 अमोनिया की वजह से, 1 Cl की वजह से सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, कोबाल्ट 3+, देखो ये अमोनिया, ये अमोनिया, 4 अमोनिया मतलब 6 अमोनिया ऐसे रख दोगे, 5 अमोनिया, और एक हमको रखना पड़ेगा Cl-। क्यों, अब देखो ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, और Cl- बाकी 2 हैं, वो प्राइमरी वैलेंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो डैश और डैश। अब ये जो Cl- है ना, वो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है और प्राइमरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बोला ये यार, इस Cl- को देखो, अब ये Cl- तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्लैक लाइन दिखाएंगे, और प्राइमरी वैलेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इस पे चार्ज -1 है, तो ये डैश से भी दिखाएंगे। तो जो अंदर वाला Cl- है, क्या बोल रहा हूं, जो अंदर वाला Cl- है उसको हम लोग अलग तरीके से दिखाएंगे। ये Cl- है तो उसको सेकेंडरी वैलेंसी से भी दिखाएंगे और उसको ऐसे प्राइमरी वैलेंसी से भी दिखा देंगे। बाकी जो Cl- थे उनको सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी से दिखाया, जो अमोनिया थे उनको सेकेंडरी वैलेंसी से दिखाया, लेकिन ये वाला जो Cl- है उसको प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी से दिखाएंगे। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसीज जो हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती हैं, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो डायरेक्शनल नेचर की होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना। अब उसके अलावा एक पॉइंट और है कि यहां पर जैसे जो अंदर वाले Cl- है, जो अंदर वाले आयंस है ना, वो फ्री नहीं है यार, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुके हैं, वो फिक्स्ड हो गए हैं। मतलब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कोबाल्ट NH3 6, ये है कोबाल्ट NH3 6Cl3, तो ये कितने Cl- देगा, तो क्योंकि बाहर जितने भी हैं वो देख लो, तो बस 3 Cl- देगा। अगर मैं बोलूं कि कोबाल्ट NH3 5Cl2, ये कितने Cl- देगा, तो यार ये 2 Cl- देगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि बाहर 2 ही है। अगर मैं बोलूं कोबाल्ट NH3 4Cl2Cl, तो ये कितने Cl- देगा, सिर्फ और सिर्फ 1 Cl- देगा। और मैं बोलूं कोबाल्ट NH3 होल 3 Cl3, ये कितने Cl- देगा, तो नो फ्री Cl-। जो बाहर वाले Cl- है ना, सिर्फ वही हमको मिलेंगे, बाकी कोई नहीं मिलेगा। तो अब जैसे इसमें देखोगे,
ये बाहर 3 Cl माइनस है तो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, बाहर 2 Cl माइनस है तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, 1 Cl माइनस है तो 1:1 बोलेंगे, ऐसे 1 Cl माइनस है तो 1:1 बोलेंगे। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? चलो, तो ये हो गया अपना प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इसकी लिमिटेशंस देख लो, मतलब कमियां क्या हैं। कमियां मतलब सबसे पहली थ्योरी थी यार ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, तो जब सबसे पहली थ्योरी होगी तो कुछ ना कुछ तो उसमें कमियां होंगी। जैसे इसमें बोला कि भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि कोई कंपाउंड, कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड ही क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं बताया कि हाँ भाई ये वाले कंपाउंड बनाएंगे और ये वाले नहीं बनाएंगे, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। सो व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट पोजेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिर्फ कुछ एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, बाकी क्यों नहीं बनाते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उसके अलावा व्हाई द बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, क्यों डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी इसके बारे में नहीं बताया। उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ये अगर क्वेश्चन में आए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वर्नर कोऑर्डिनेशन में बस क्या ध्यान रखना है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, आयोनाइजेबल होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, डायरेक्शनल नेचर का होगा और नॉन आयोनाइजेबल होगा। चलो ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो जैसे सबसे पहला हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज होती है। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाली ये है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाली ये है। बस इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बुलाते हैं। इसको हम लोग और भी नामों से बुलाते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फेयर, क्या बुलाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, या फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ठीक है, चलो अब उसके बाद में हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी अपना। सेंट्रल आयन क्या होगा बोलो, सेंट्रल आयन लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लीगेंड्स लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो जो लोन पेयर डोनेट करेगा उनको हम लोग लीगेंड्स बोलेंगे, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे सेंट्रल आयन को। ठीक है, अब उसके बाद में लीगेंड्स, तो लीगेंड्स वही हो गया, मतलब लीगेंड्स मतलब लुईस बेस, सही है, लीगेंड्स मतलब लुईस बेस, यानी कि जो लोन पेयर डोनेट करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे, लोन पेयर डोनर एटम्स। लीगेंड्स क्या एक मॉलिक्यूल एक ही लीगेंड डोनेट करेगा, या एक ही मॉलिक्यूल जो है वो एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ईन बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, ईन 2 लोन पेयर डोनेट करता है। ईन क्या करता है, 2 लोन पेयर डोनेट करता है। चिंता मत करो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लीगेंड्स हो गए, 2 लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं। कुछ कुछ लीगेंड्स तो ऐसे होते हैं जो 6 लोन पेयर भी डोनेट करते हैं। जो 6 लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हेक्साडेंटेट बोलेंगे। एग्जाम्पल आपको याद होगा EDTA, है ना, तो ये लीगेंड्स के एग्जाम्पल हो गए। अब उसके बाद में कौन कौन से टाइप के लीगेंड्स होते हैं, तो सबसे पहला है अपना यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट देखो नाम से बताता हूं, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। यूनिडेंटेट मतलब एक, यूनि मतलब एक, है ना, तो यूनिडेंटेट मतलब जो एक लोन पेयर डोनेट करेगा, जैसे Cl- है, जैसे H2O है, जैसे अमोनिया है, ये सब क्या है अपने यूनिडेंटेट लीगेंड्स है जो एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है यार, एक भी अच्छा है, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद में अपने हो गए पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट मतलब एक से ज्यादा। तो पॉलीडेंटेट में कौन कौन से हो सकते हैं, पॉलीडेंटेट में भैया बाइडेंटेट भी हो सकते हैं, तो मोस्टली बाइडेंटेट पे आता है सवाल। ट्राइडेंटेट भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट भी हो सकते हैं, तो हेक्साडेंटेट में EDTA आता है अपना। ठीक है, अब बाइडेंटेट या फिर उसको डाइडेंटेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बाइडेंटेट ना 2 होते हैं अपने, एक होता है अपना ईन, क्या होता है, ईन, इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन। ठीक है, तो ईन क्या हो जाएगा, CH2 और ये अपना NH2, ये अपना NH2, ये हो गया ईन। तो याद रखना ईन पे ओवरऑल चार्ज 0 होता है और 2 लोन पे डोनेट करता है, ये एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा, सही है क्या। अच्छा भाई, फिर एक होता है ओक्स। ओक्स समझते हो क्या, ओक्स का हिंदी मतलब क्या है, बैल। तो लेकिन यहां पर ओक्स मतलब ऑक्सलेट आयंस, ओक्स मतलब ऑक्सलेट आयंस विच आर C2O4 2-। तो ओक्स पे चार्ज याद रखना -2 होता है। CC डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O-। इधर लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। अब यहां पर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, अगर कोई बाइडेंटेट लीगेंड है
मतलब एक ही मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे मान लो इसने एक मॉलिक्यूल ने 2 लोन पेयर डोनेट कर दिया और यहाँ पर सेंट्रल आयन है, ये मेटल M है। तो जब दोनों लोन पेयर इधर से आए तो क्या ये एक रिंग फॉर्मेशन नहीं हो गई? अरे क्या ये एक रिंग फॉर्मेशन नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। और जहां पर भी केमिस्ट्री में रिंग फॉर्मेशन होगा वहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। क्या होगी बोलो? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। जब भी केमिस्ट्री में 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग बन जाए तो समझ लेना कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है। तो बाइडेंटेड लिगेंड में तो ये चीज अपने आप हो रही है यार, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बोलो? चिलेटिंग इफेक्ट। सवाल आ सकता है भाई, व्हाट इज चिलेटिंग इफेक्ट? तो क्या लिखोगे? व्हेन बाइडेंटेड लिगेंड्स gets attached to the central ion from both the sides, ring formation will take place which leads to extra stability of the molecule. The effect is known as chelating effect. और ऐसे ligands होंगे उनको क्या बोलेंगे? Chelating ligands। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलो बहुत ही बढ़िया, हो गया अपना। तो ये देख लो, such complex called chelating complex tend to be more stable than the similar complex containing unidentate ligands। समझ में आ गई ना बात? बहुत सिंपल सा है ना, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब तो EDTA भी मैं बता चुका हूं। EDTA क्या होता है बोलो? हेक्साडेंटेट होता है। EDTA क्या होता है? हेक्साडेंटेट होता है। 2 नाइट्रोजन एटम्स 4 ऑक्सीजन एटम्स, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर भी बनाना मैं सिखा चुका हूं आपको, इन से आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। कहानी बताता हूं, एक कहानी बताता हूं। एक लड़का है, एक लड़का है, जॉब करता है, उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो पढ़ाई करती है। तो गर्लफ्रेंड के पास में ऑब्वियसली पैसे नहीं होंगे, तो जब भी कभी वो बाहर जाते हैं तो वो लड़का ही बिल भरता है। ठीक है, वो लड़का ही बिल भरता है, मतलब दोनों ने खाया, दोनों में से लड़का ही बिल भरेगा। फिर बाद में वो लड़की की भी जॉब लग गई भाई, तो दोनों जॉब करने लग गए। अब वो कहीं पर खाने जाते हैं तो लड़का भी कमाता है, लड़की भी कमाते हैं। बिल मान लो आया 1000 रुपये का, तो क्या होगा? कंडीशन ये है कि कभी वो बिल ना स्प्लिट नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये भी 500 हो, 500 ना, कोई एक ही बंदा देगा। लेकिन अब क्योंकि लड़का भी कमा रहा है, लड़की भी कमा रहा है, तो लड़का भी दे सकता है, या फिर कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि लड़की भी दे दे। मतलब लड़का देगा तो 1000 रुपए दे देगा, बात खत्म हो गई। लड़की देगी तो 1000 रुपए दे देगी। ऐसा तो नहीं कि दोनों ही 1000 दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ये बंदा भी रुपए दे सकता है, ये बंदा भी रुपए दे सकता है, दोनों में से कोई एक ही देगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ही दे रहे होंगे एक टाइम पे। कभी ऐसा तो नहीं है कि 1000 रुपए का बिल आया तो भाई इसने भी 1000 रुपए दे दिए और इसने भी 1000 रुपए दे दिए। इतने बेवकूफ तो नहीं है वो। तो मतलब क्या होगा? दोनों में से कोई एक देगा, कभी ये वाला दे रहा होगा, कभी ये वाला दे रहा होगा। तो उन्हीं को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मतलब ऐसे लिगेंड्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर बट ओनली वन ऑफ देम विल डोनेट। जैसे Cn- है एक एग्जांपल, ये है Cn-। ठीक है, अब इसमें देखो कार्बन के पास में भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास में भी डोनेट है, लोन पेयर है। कभी कभी कार्बन लोन पेयर डोनेट कर देगा, कभी कभी नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर देगा। क्या दोनों कभी एक साथ में करेंगे? क्या दोनों कभी एक साथ में नहीं करेंगे। कभी कभी कार्बन, कभी कभी नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे, जिसमें कार्बन लोन पेयर डोनेट कर सकता हो, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर सकता हो। तो जैसे मैंने अगर लिखा Cn- और मैंने लिखा Nc-, तो जो पहला एटम होता है ना वो बताता है कि कौन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, Cn- और Nc-। Cn- में पहले कौन है? कार्बन, तो मतलब कार्बन डोनर होगा। कौन होगा बोलो? कार्बन डोनर होगा। और Nc- लिखा हुआ है तो पहले कौन लिखा हुआ है? N, मतलब यहां पर नाइट्रोजन डोनर होगा। कार्बन डोनर होगा तो इसको बोलेंगे साइनाइड या साइनो, और इसको क्या बोल देंगे? आइसोसाइनो, या फिर इसको बोल देंगे साइनो एन। साइनो एन मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो साइनो एन। समझ रहे हो? साइनो एन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। समझ पा रहे हो? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। क्लियर है क्या? समझ में आ गया सभी को? तो ऐसे ना 4 लिगेंड्स होते हैं। कितने? 4 होते हैं। तो जैसे मैं आपको नाम भी बताऊंगा, यहां पर देखो, एक होता है अपना Cn-, और उसी को मैं लिख सकता हूं Nc-। Cn- लिखा मतलब कार्बन डोनर एटम है, और Nc- लिखा मतलब नाइट्रोजन डोनर एटम है। एक होता है अपना OCN-। OCN- को बोलते हैं साइनेटो, तो OCN- या फिर NCO-।
इसमें डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है। इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। इसका नाम क्या होगा? साइनेटो। इसका नाम क्या होगा? आइसोसाइनेटो, या फिर क्या बोल देंगे? साइनेटो एन। साइनेटो एन। अब ऑक्सीजन की जगह पर मान लो आपने सल्फर लगा दिया, तो ये हो गया SCN माइनस, ये हो गया NCS माइनस। SCN माइनस मतलब थायोसाइनेटो। क्या होगा? थायोसाइनेटो। इसमें सल्फर डोनर है और यहां पर नाइट्रोजन डोनर है, तो क्या हो जाएगा? आइसो थायोसाइनेटो, या फिर क्या बोल सकते हैं? थायोसाइनेटो एन। थायोसाइनेटो एन। समझ रहे हो? समझ में आ गई बात? तो ये, और उसके अलावा एक अपना होता है NO2 माइनस और ONO माइनस। NO2 माइनस एंड ONO माइनस। NO2 माइनस लिख रहा हूं तो नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, ONO माइनस लिख रहा हूं तो ऑक्सीजन डोनर एटम होगा। इसको बोलेंगे नाइट्राइटो N, इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O। सही है? तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की डेफिनेशन ही पूछ लेंगे। दोज लिगेंड्स विच हैव इन विच 2 or more than 2 atoms have tendency to donate lone pair, but only out of them one will donate the lone pair। टेंडेंसी हो सकती है कि ज्यादा के पास में, लेकिन उनमें से कोई एक ही डोनेट करेगा। कभी ये कर दिया, कभी ये कर दिया। ठीक है, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गए। और ये अपना हो गया थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N। ठीक है, चलो एम्बिडेंटेड समझ में आ गया। उसके बाद में अपना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैं समझा चुका हूं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल आयन। जैसे इसमें देखोगे, इसमें देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, इसमें देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इसमें देखो, इसमें देखो C2O4 ऑक्सिलेट आयंस, लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, लेकिन ये क्या करता है? एक एटम 2 लोन पेयर डोनेट करता है। अब ऐसे 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? बोलो 6 हो जाएगा, क्योंकि हर एक 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। ये बोलो इन, क्या है? बोलो इन। बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। 3 इन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इथेन 1,2 डायमीन भी बोलते हैं इन को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है और जो बाहर होती है उनको क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, फिर वही बात है। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन जो है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उस केस में ऑक्टाहेड्रल आ गया, NiCO4 है तो वो टेट्राहेड्रल आ गया। कुछ कुछ केसेस में स्क्वायर प्लेनर भी आ सकता है, जैसे ये वाला है। ये कैसे आता है बताऊंगा अभी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल आ गया, 4 प्लेन में रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे। और टेट्राहेड्रल जो कैमरा का स्टैंड होता है, और स्क्वायर प्लेनर मतलब चारों प्लेन में 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, और वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी हो सकता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी हो सकता है और स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है। इस पे कोई सवाल नहीं पूछने वाला आपसे, चिंता मत करो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी हम लोगों ने चार्ज बैलेंसिंग से हमने सीख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब जितने भी लिगेंड्स होंगे सब एक के एक होंगे। मतलब जैसे यहां पर देखो कितने लिगेंड्स है? 6 है, और 6 के 6 कौन है? अमोनिया है, तो ये होमोलेप्टिक हो गया। इधर देखो कितने लिगेंड्स हैं? लिगेंड्स तो 6 ही है, लेकिन उनमें से 4 अमोनिया है, 2 Cl है, तो ये क्या हो गया? हेटेरो हो गया। समझ पा रहे हो क्या? अगर एक ही टाइप के लिगेंड्स होंगे तो होमोलेप्टिक, और अगर 2 अलग अलग टाइप के हो गए, अमोनिया भी हो गया, Cl भी हो गया, तो वो हेटेरोलिप्टिक कहलाएगा। जैसे ये एग्जांपल देख लो, कोबाल्ट NH3 Cl2Br2, तो ये क्या होगा? हेटेरोलिप्टिक होगा ऑब्वियसली भाई, है ना? क्या होगा? बोलो हेटेरोलिप्टिक होगा। अमोनिया भी है, Cl भी है, Br भी है। जैसे मान लो ये एग्जांपल करेंगे K4FeCN6, ये क्या होगा? बोलो, तो ये अपना होमोलिप्टिक होगा। हाँ या ना यार? क्या होगा? होमो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें Cn माइनस है और सिर्फ Cn माइनस ही है और कोई भी नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर पे आ जाते हैं, और इस पे एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में कुछ कुछ रूल्स बता रहा हूं, एग्जांपल से प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। पहला रूल क्या है? कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, एनायन का नाम बाद में लिखेंगे। कैटायन का नाम पहले मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम पहले, नेगेटिव चार्ज है उसका बाद में। उसमें जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे तो लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। किसमें? अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको, पहले एक बार रूल देख लो बस। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स है तो उनके नाम के एंड में क्या लगा दोगे? ओ लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ओ लगा दोगे। मतलब भाई जैसे Cl माइनस है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन बोलते हैं। अरे NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो Cl माइनस मतलब क्लोराइड है, लेकिन यहां पर Cl माइनस का नाम लिखोगे तो क्या लिख दोगे? क्लोराइडो या फिर क्लोरो। Cl माइनस का नाम
क्लोराइड होता है तो यहां पर क्या लिख दोगे, क्लोराइडो। ठीक है, जैसे Cn माइनस है तो इनको हम लोग बोलते हैं साइनाइड आयंस, तो इसको क्या बोल दोगे, साइनाइडो या फिर साइनाइडो। ठीक है, जैसे मान लो SO4 2 माइनस है तो इनको क्या बोलते हैं, सल्फेट आयंस बोलते हैं, तो यहां पर उनका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो। क्या हो जाएगा बोलो, सल्फेटो। समझ रहे हो, इस तरह से लास्ट में ओ लगा दोगे। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ और रूल्स हैं वो भी देख लो। अगर नंबर ऑफ लीगेंड्स को मेंशन करना है तो मोनो, डाई, ट्राई यूज करेंगे टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लीगेंड्स, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी लीगेंड के नाम में खुद डाई आ गया या ट्राई आ गया या टेट्रा आ गया, जैसे ईन है, अब ईन का नाम होता है इथेन 1,2 डाईअमीन, इथेन 1,2 डाईअमीन, इथेन 1,2 डाईअमीन, इथेन 1,2 डाईअमीन। अब अगर कभी मैं ईन 2 लिखूंगा ना तो इसका नाम डाई इथेन 1,2 डाईअमीन नहीं लिखूंगा। समझ रहे हो क्या, डाई इथेन 1,2 डाईअमीन नहीं लिखूंगा। तो क्या करेंगे, बिस वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बिस। 3 आ गया तो क्या यूज करेंगे, ट्रिस। 4 आ गया तो क्या यूज करेंगे, टेट्राकिस। सर क्या बोल दिया आपने, टेट्राकिस, 4 किस। समझ रहे हो, जैसे ईन अगर कहीं पर दिख गया तो ईन का नाम होता है इथेन 1,2 डाईअमीन, उसके नाम में डाई आ रहा है, अब 2 ईन हो गए तो डाई इथेन 1,2 डाईअमीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिस इथेन 1,2 डाईअमीन। तो अगर ईन 3 हो गया कहीं पर तो मैं उसका नाम लिखूंगा ट्रिस और फिर इथेन 1,2 डाईअमीन, इथेन 1,2 डाईअमीन। समझ में आया। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं, एक रूल और बता देता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट में काउंटर आयंस प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट में काउंटर आयंस प्रेजेंट है, तो मतलब इन पे चार्ज होगा पॉजिटिव, इन पे चार्ज होगा नेगेटिव। इफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, इफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नेगेटिवली चार्ज्ड और एनायन, कैसे पहचान में आएगा कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, बस आंखें तो है अपने पास में, आंखें तो है, मान लिया अपने पास में दिमाग नहीं है लेकिन आंखें तो है भाई, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो लेफ्ट में अगर कुछ दिख जाए तो समझ जाना, क्या समझ जाना, क्या समझ जाना, क्या समझ जाना कि काउंटर आयंस है ये, इन पे चार्ज पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज नेगेटिव, तो हम उस केस में सफिक्स लगा देंगे 8। क्या सफिक्स लगा देंगे, 8। क्या लगा देंगे, 8। जैसे आयरन है तो उसका क्या नाम लिखेंगे, आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कोबाल्ट है तो उसका नाम कोबाल्टेट लिखेंगे, कॉपर है तो उसका नाम क्यूपरेट लिखेंगे, जिंक है तो उसका नाम जिंकेट लिखेंगे। लेकिन कब, जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट में कुछ होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनना ध्यान से भाई, ये है K4FeCN6, ये है FeH2O6Cl3 और ये है NiCO4। ये 3 टाइप के लिगेंड्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप मुझे बताइए कौन से वाले में 8 लगाएंगे। देखो इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट में कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब इस पे चार्ज पॉजिटिव तो इस पे चार्ज नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज इस पे नेगेटिव होगा, तो Fe की जगह पर मैं क्या यूज करूंगा, फेरेट यूज करूंगा। इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट में कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें नॉर्मल अपन आयरन यूज करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट में कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसमें नॉर्मल निकेल यूज करेंगे। समझ में आई बात। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, K3CrOX3। अब इसमें बोलो, क्या आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट में कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना कि यहां पर क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे। क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल्स करवा देता हूं, ठीक है, फटाफट से। पहला एग्जांपल है K4FeCN6, यही लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ही लोगे, आयरन पे K पे +1 चार्ज है, आयरन पे X है, Cn पे -1, तो इक्वेशन क्या आएगी, +1 × 4 + X + Cn पे -1 × 2 = 0। भाई कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। 4 + X -1 × 6 है ये, -1 × 6, तो 4 + X - 6 = 0। X की वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई।
अच्छा एक बात बताओ, यहां पर हम लोग आयरन यूज करेंगे या फेरेट यूज करेंगे? आयरन यूज करेंगे या फेरेट? तो ऑब्वियसली फेरेट यूज करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से, 6Cn माइनस है ना। अब देखो कैटायन का नाम पहले है, एनायन का नाम बाद में, तो कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। एक बात और है यार, कभी भी नंबर ऑफ काउंटर आयंस मेंशन नहीं किया जाता, मतलब ब्रैकेट के बाहर वाले कितने आयंस है वो मेंशन नहीं किया जाते। मतलब जैसे ये K4 है ना, तो इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, पोटेशियम ही लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। K4 FeCN6 है, आपको लग रहा है कि भाई मेरे को तो पोटेशियम भी मेंशन करना चाहिए कि 4 पोटेशियम है, कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। नंबर ऑफ काउंटर आयंस इज नेवर मेंशनड, तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। फिर स्पेस दे दो, कैटायन एनायन के नाम में स्पेस दे दो। हेक्सासाइनो, साइनाइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइनाइडो लिखेंगे या साइनो लिखेंगे। हेक्सासाइनो। आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कर देंगे, क्या हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे K3 FeCN6 है। अब इसमें सेम टू सेम लॉजिक लगाओगे तो आयरन पे चार्ज +3 आएगा, तो इसमें ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे, पोटेशियम। और फिर हेक्सासाइनो, वही वाला चीज, हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनाइडो, और वही अपना फेरेट 3 आ जाएगा। सही है। और एग्जांपल करवाता हूं, ये वाला एग्जांपल करो, कोबाल्ट NH36Cl3, कोबाल्ट NH36Cl3। अब NH3 जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अमाइन। देखो डबल M है भाई, याद रखना, NH3 जब भी लिखोगे तो अमाइन लिखोगे, डबल MINE। तो ये कैटायन, ये एनायन। बात बताओ, कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्टेट लिखेंगे, तो कोबाल्ट लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, हेक्साअमाइन, हेक्साअमाइन, कोबाल्ट 3, और क्लोराइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। अच्छा तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था नेगेटिवली चार्ज के साथ, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के सामने O लगा देते हैं, तो यहां पर ये Cl माइनस है, तो आपने क्लोराइडो क्यों नहीं किया, क्लोराइड क्यों किया? अरे भाई ये लिगेंड थोड़ी नहीं, तो काउंटर आयन है, तो ब्रैकेट के बाहर है। अगर Cl अंदर होता तो क्लोराइडो लिखते, बाहर है तो क्लोराइड लिखेंगे। एक एग्जांपल कर लेते हैं और इसी पे, देखा, सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कोबाल्ट NH35Cl और Cl2, देखो ध्यान से, NH35 है तो अमाइन, और एक हो गया क्लोराइडो। अब हमको समझना है कि पहले कौन लिखें, तो अमाइन में A पहले आता है ना, और क्लोराइडो में C। अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखोगे ABCDEFG, तो A पहले आएगा, तो इसका मतलब A हम लोग पहले लिखेंगे। अब तुम बोलोगे सर इसका नाम तो पेंटामाइन है, क्या है बोलो, पेंटामाइन है, तो पेंटामाइन का P कंपेयर करना चाहिए था भैया। ये ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इन सब का अल्फाबेटिक ऑर्डर में कुछ भी रोल नहीं रहता है, सिर्फ लिगेंड का ही रहता है। तो पेंटामाइन, और इसको लिख दोगे क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 होगा, और फिर क्लोराइड। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इधर वाले Cl को लिखा क्लोराइडो और इधर वाले Cl को लिखा क्लोराइड। जो अंदर वाला है वो लिगेंड है, तो उसके नाम के लास्ट में O लगाएंगे, इसके नाम के लास्ट में O नहीं लगाएंगे। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, कोबाल्ट NH3,4Cl2Cl, तो फिर से वही बात, कोबाल्ट पे चार्ज तो +3 होगा, तो टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन हो गया 4, डाई क्लोराइडो, और फिर कोबाल्ट 3, और फिर स्पेस देके क्लोराइड। समझ में आ रहे हैं सारे एग्जांपल्स? चलो और एग्जांपल कर लेते हैं, एक ये करते हैं, कोबाल्ट ईन 3Cl3, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ईन का नाम क्या होता है, इथिलीन डाइअमीन भी लिख सकते हो, या फिर इथेन 1,2 डाइअमीन भी लिख सकते हो। तो इथेन 1,2 डाइअमीन लिख लेते हैं अपन, इथेन 1,2 डाइअमीन। देखो इसमें सिंगल M आएगा, इसमें क्या आएगा, सिंगल M, लेकिन अमोनिया जब भी होगा तो डबल M आएगा, याद रखना ये बात। तो अब इन 3 है तो क्या लिख देंगे कुछ लोग, ट्राई इथेन 1,2 डाइअमीन और कोबाल्ट 3 क्लोराइड, जो कि बिल्कुल ही गलत है।
ट्राई नहीं लिख सकते, क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रिस, क्योंकि इसके नाम में ही डाई वर्ड आ गया, इसके नाम में ही क्या आ गया बोलो, डाई आ गया। तो अब ये ट्राई यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे बोलो, ट्रिस यूज करेंगे। तो इसके नाम में क्या आएगा, ट्रिस, इथेन 1,2 डाई अमाइन कोबाल्ट 3 और फिर क्लोराइड, ये नाम आएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, AgNH3 होल 2 AgCN होल 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, AgNH3 होल 2 AgCN होल 2। अब इसमें क्या होगा, इसको ना प्लस और माइनस में डिवाइड कर लोगे भाई। जैसे NaCl तुमने देखा तो हमने बताया ना भाई कि भाई Na को Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, वैसे इसको भी इस वाले पे प्लस इस वाले पे माइनस। तो इसको ना आयंस की फॉर्म में डिवाइड करेंगे, AgNH3 होल 2 प्लस और AgCN होल 2 माइनस। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसका सिल्वर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट लिखेंगे, समझना ध्यान से। और इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज होगी या न्यूट्रल होगी तब कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिवली चार्ज होगी तो अर्जेंटेट लिखेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे, सिल्वर ही लिखेंगे। तो इसका नाम क्या आएगा, पहले इसका लिख दो, डाई अमीन सिल्वर 1, कैटायन का नाम, फिर एनायन का नाम, डाई साइनो अर्जेंटेट 1। देख रहे हो, एक जगह पर Ag को हम लोग सिल्वर लिख रहे हैं और एक जगह पर Ag को अर्जेंटेट लिख रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज हमको देखना है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो एक एग्जांपल मैं ऐसा ही और करवा देता हूं, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, चिंता मत करो, पीडीएफ मिल जाएगी। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, CrNH3 होल 6 CrCN होल 6। ठीक है, अब इसमें भी वही फंडा है, बस इसमें क्या हो जाएगा, ये CrNH3 होल 6 इसको +3 में डिवाइड कर देंगे और इसको -3 में डिवाइड कर देंगे। इसमें क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज नेगेटिव है तो क्रोमेट लिखोगे, इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज पॉजिटिव है तो क्रोमियम लिखेंगे। तो नाम क्या आ जाएगा, देखो सुनना ध्यान से, हेक्साअमाइन, डबल M आएगा, हेक्साअमाइन क्रोमियम 3, ये कैटायन का नाम, फॉलोड बाई हेक्सासाइनो क्रोमेट 3, एक में क्रोमियम आएगा एक में क्रोमेट आएगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर में अब कोई दिक्कत तुमको नहीं आएगी, बस इन वाला याद रख लेना और वो अपना याद रख लेना, कौन सा, ये। अब एक एग्जांपल और कर लो यार, ये है ये वाला, रोडियम PPS3 होल 3 Cl। जो PPS3 होता है ना वो होता है ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ये लीगेंड का नाम है, मोनोडेंटेट ही है, ये एक ही लोन पे डोनेट करता है। अब इसका नाम में ट्राइफिनाइल फोस्फीन है और इसका नाम में क्लोराइड है, तो पहले क्लोराइड लिखेंगे, तो क्लोराइडो। अब क्योंकि 3 PPS3 है तो ट्रिस वर्ड यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, ट्रिस, और फिर ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, रोडियम 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी, रोडियम 2 और फिर स्पेस देके क्लोराइड। देखो इसको लिखा क्लोराइडो, इसको क्या लिखा, क्लोराइड, क्योंकि लीगेंड को लास्ट में ही ओ लगाते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, ये एग्जांपल आपको पीडीएफ सभी की मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, प्लेटिनम NH3 होल 2 ClNO2। तो देखो ना, डाईअमाइन होगा, डाईअमाइन होगा सभी में, डाईअमाइन डाईअमाइन डाईअमाइन, क्लोराइडो होगा तो क्लोराइडो 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 क्लोराइडो। NO2 माइनस में डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्राइटो N नाइट्राइटो N नाइट्राइटो N नाइट्राइटो N। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चार्ज कितना है, मतलब प्लेटिनम पे चार्ज कितना है, +2, तो प्लेटिनम 2 प्लेटिनम 2 प्लेटिनम 2 प्लेटिनम 3, ये वाला तो हट गया, क्या हो जाएगा, डाई अमाइन, डबल M आएगा, तो डबल M, ये सिंगल M है तो हटा देंगे, ये डबल M है, मतलब B वाला हट गया, D वाला वैसे हट चुका है, तो A और C में से आ जाएगा, डाई अमाइन, इधर भी डाई अमाइन, इधर क्लोराइडो, इधर क्लोराइडो, इधर नाइट्राइटो N नाइट्राइटो N, प्लेटिनेट, इसमें प्लेटिनम, प्लेटिनम लिखेंगे यार, प्लेटिनेट क्यों लिखेंगे, जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं तो प्लेटिनेट A क्यों लिखेंगे, तो ऑप्शन क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें बस आपको देखनी है। चलो अगला क्वेश्चन कर लो।
अगला क्वेश्चन कर लो, अगला क्वेश्चन करो। Hg कोबाल्ट SCN होल 4, Hg कोबाल्ट SCN होल 4। तो यहां पर देखो Hg पे सभी में 1 दिखा रहा है, तो बस दिमाग बिना लगाए Hg पे +1 तो कोबाल्ट पे +3 हो जाएगा। और Hg कोऑर्डिनेशन रेडी के लेफ्ट में अगर कुछ है तो क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। तो कोबाल्टेट 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 कोबाल्टेट, और कोबाल्टेट पे 2 चार्ज नहीं आएगा, 3 आएगा। और ये क्या है, टेट्राथायोसाइनेटो S, क्योंकि डोनर कौन है, SCN माइनस है तो डोनर S है, तो डोनर N वाला तो हटा दो। अब क्या हो गया, मरकरी 1 टेट्राथायोसाइनेटो S कोबाल्टेट 3, बिल्कुल सही है। और इधर मरकरी 1 टेट्राथायोसाइनेटो S कोबाल्टेट 3, ये कोबाल्ट लिखा है, ये कोबाल्टेट लिखा है, तो कोबाल्टेट आएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। बस ये दो ही अपनी बची हैं, ये वाले अपने सिलेबस में है नहीं, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड थ्योरी मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीबीटी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। लिगेंड्स लोन पेयर डोनेट करेंगे, सेंट्रल आयन जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अब लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो खाली ऑर्बिटल्स होनी चाहिए ना। अब वो खाली ऑर्बिटल्स में लोन पेयर एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन वो खाली वाली जो ऑर्बिटल है ना वो प्योर ऑर्बिटल में एक्सेप्ट नहीं करता। वो करता क्या है कि वो उसकी जो प्योर ऑर्बिटल होती है ना उनको आपस में मिक्स करके नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेता है और फिर वहां पर वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ये सिंपल सा फंडा है भाई, खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए, ये बात तो मानते हो, खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए और खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए, बस उनको आपस में मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगी और हमें सिंपली हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है। ज़्यादा अपने को पीएचडी तो करनी नहीं है, अपने को क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, तो दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल एक्सेप्ट लोन पेयर्स। ठीक है, तो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है, बस हमको यही कंफ्यूजन रहता है, यही हमको पता करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है। तो 4 पे क्वेश्चन आता है, 6 पे क्वेश्चन आता है। भाई अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 होगा या टेट्रा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल तो आ जाएगा, लेकिन sp3d2 भी हो सकता है, d2sp3 भी हो सकता है। sp3d2 को d2 वाले को बोलेंगे आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। और d2sp3 वाले को क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। तो दो तरीके के सवाल पूछेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे पूछेंगे कि भैया टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पूछेंगे कि आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, और उसके लिए आपको एक हिंट दे देंगे। क्या करेंगे, हिंट दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लो तुमको, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं। ठीक है, छोटी छोटी बातें बताता हूं। जैसे COF6 3- है, तुमको बोला कि भाई बताओ इसके बारे में सब कुछ बताओ। क्या बताओ, सब कुछ बताओ। तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं। ठीक है, क्या बता रहा हूं, जुगाड़ बता रहा हूं। जुगाड़ मैंने बताया ना पहले भी, काम आएंगे। जुगाड़ क्या होता है कि कोबाल्ट 3+ में हमेशा पेयरिंग होगी, हमेशा पेयरिंग होगी एक्सेप्ट विद F-, एक्सेप्ट विद F-। क्या बोल रहा हूं, कोबाल्ट 3+ में ना हमेशा पेयरिंग होगी, वो पेयरिंग करवा के आप क्या करोगे वो भी समझाऊंगा, लेकिन कोबाल्ट 3+ में हमेशा पेयरिंग होगी एक्सेप्ट विद F-। F- वाले केस में पेयरिंग नहीं होती है, बाकी हर केस में क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो जैसे इधर की तरफ देखोगे कोबाल्ट NH363+ में, तो इसमें तो पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन COF6 3- है, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। यही तो लिखा है ना मैंने, कोबाल्ट 3+ में हमेशा पेयरिंग होगी एक्सेप्ट विद F-। F- वाले केस में पेयरिंग नहीं होगी। तो अब नहीं होगी तो बताओ क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, 27 है, 20 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 4s2 3d7 आ जाएगा। भाई 27 है तो d7, 28 है तो d8, 26 है तो d6, तो 27 है तो d7। अब कोबाल्ट 3+ देखना है तो 4s0 3d6, पहले इसमें से 2 निकाल लो, इसमें से 1 निकाल लो, तो 4s0 3d6 हो गया। अब d6 है तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, ये 3d है, ये 4s अपना खाली है, ये 4p अपना खाली है और ये 4d अपना खाली है।
D6 है तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बस हमको यही तो बताना होता है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा यार? ऑफ कोर्स क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, उसके बाद में अब क्या ये इनमें से कोई वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई दे रही है? वैकेंट ऑर्बिटल तो दिखाई नहीं दे रही है, तो यही वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 होगा, क्योंकि बाहर वाली d ऑर्बिटल्स यूज हो रही है, अंदर वाली कहां से यूज होंगी? अंदर वाली खाली ही नहीं है, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो खाली ऑर्बिटल चाहिए, यहां पर खाली है ही नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। अब sp3d2 है तो बाहर वाली ऑर्बिटल्स यूज हुई है, बाहर वाली ऑर्बिटल्स यूज हुई है तो आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कौन सा ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स? आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। कहीं पर अगर मैं इनकी पेयरिंग करवा देता तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते, तो फिर मैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलता। ये वाला क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। एक एग्जांपल बताता हूं, ये वाला सेम टू सेम एग्जांपल है। मैंने तुमको क्या बोला था? कोबाल्ट 3+ में हमेशा पेयरिंग होती है एक्सेप्ट विद F-, मतलब F- में तो पेयरिंग नहीं होगी, अदरवाइज हमेशा पेयरिंग होगी। तो यहां पर पेयरिंग करवा दो, क्या कर दो? पेयरिंग करवा दो। तो कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7, कोबाल्ट 3+ है 4s0 3d6, 4s0 3d6, d6 है, क्या है? d6। अब मैंने बोला कि हमेशा पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग करने का मतलब क्या है? सुनना ध्यान से। पेयरिंग करने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। तो एक्चुअली जो इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी ना, उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि पेयरिंग कर देंगे। तो 3D में 1 2 3 और ये वाला जो था वो इधर आ गया, तो इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये 3D वाला। अरे भाई ये वाला तो इधर था ही, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये 3D ऑर्बिटल ऐसी हो गई। 4s अपनी खाली है, 4p अपनी खाली है और 4d भी क्या है? खाली है। अब ये चाहे तो बाहर वाली ऑर्बिटल यूज कर रहा है, लेकिन 2 अंदर की भी तो अवेलेबल है यार, ये खाली पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये पेयरिंग हो गई इनमें, है भाई। ये कमरा हमने क्या कर दिया? खाली कर दिया। अरे कभी मेहमान आते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे बेटा तुम दूसरे रूम में अपने भाई के साथ में सो जाओ, मेहमानों को यहाँ पर सो जाने दो। तो बस वैसा ही हुआ, ये लोग अपने अपने रूम में कंबाइंड हो गए, तो ये वाली दोनों ऑर्बिटल खाली हो गई। तो अब ये वाली ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन अब क्या होगा? D2sp3 होगा। क्या होगा बोलो? D2sp3। क्या होगा? D2sp3। sp3d2 और D2sp3 में क्या डिफरेंस है? D2 ये अंदर वाली ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? अंदर वाली ऑर्बिटल यूज कर रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलूंगा? इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने? कोई अनपेड दिख रहा है क्या? सारे चिपक गए। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0 है, मतलब ये डायमैग्नेटिक हो गया। और डायमैग्नेटिक हो गया तो इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? लो है, कम है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही आएगी, उसमें भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में शेप तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही आती है। बस हो गया, बात खत्म। चलो बहुत ही बढ़िया। अब 1-2 बातें और हैं जो आपका काम ना आसान कर देंगी। ये मैंने आपको बता दिया इधर sp3d2 और D2sp3 में। अब 1-2 केसेस और हैं जिसमें कुछ काम अपना आसान हो जाएगा, जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में या ऑक्टाहेड्रल में भी कहीं पर भी अगर आपको Cn- और अगर CO दिख जाए, बहुत काम की बात बता रहा हूं भाई, बहुत ही ज्यादा काम की बात बता रहा हूं। Cn- और CO दिख जाए तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं बोलो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। और ये क्या करेंगे? हमेशा पेयरिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे? हमेशा पेयरिंग करवाएंगे, हमेशा पेयरिंग करवाएंगे। बहुत काम की बात है यार, बहुत ही काम की बात है। अगर कहीं पर भी Cn- और CO दिख गया तो क्या होगी? हमेशा पेयरिंग होगी।
क्या होगी बोलो, हमेशा पेयरिंग होगी। आंख बंद करके पेयरिंग कर देना भले ही, ठीक है। चलो तो इधर की तरफ देखो, NiCl4 2 माइनस, तो निकेल का एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8। अच्छा चलो एक बात बताओ, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मैं करना क्या चाहता हूं ये तो समझो, बेसिक आइडिया क्या है। मेरे को इसमें कंफ्यूजन क्या है, मेरे को ये तो पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या कंफ्यूजन रहता है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या फिर dsp2 होगी, शेप टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, उसी के लिए हम सब इतनी जखमाराई कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मुझे कंफ्यूजन क्या है कि sp3 होगा या dsp2 होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। तो निकेल 2+ है इधर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d8, बस अब d8 नॉर्मल d8 कर दो, d8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d, 4s अपना खाली, 4p अपना खाली। अब इधर बोलो भाई ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हो गई। ये वाले दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गए, तो n की वैल्यू 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो क्या बोलेंगे इसको, टेट्राहेड्रल हो गया। क्या हो गया बोलो, टेट्राहेड्रल हो गया। समझ में आई क्या बात, क्या हो गया बोलो, टेट्राहेड्रल, बस बात खत्म। लेकिन यहीं पर अगर NiCN4 2 माइनस करोगे, भाई साहब मैं 3 कॉम्प्लेक्स लिख के दे रहा हूं, उन्हीं में से सवाल आएगा। NiCl4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस और NiCO4, इन तीनों पे ही सवाल आएगा, गारंटी 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 है भैया, गारंटी है, इन तीनों पे ही सवाल आएगा। तो अब NiCN4 2 माइनस है, मैंने क्या बोला था, कहीं पर भी Cn माइनस दिख जाए या CO दिख जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, हमेशा पेयरिंग होगी। तो यहां पर क्या करवा देंगे, पेयरिंग करवा देंगे। तो निकेल 28 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8, निकेल 2+ है तो 4s0 3d8, d8 बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, d8 बना दिया। लेकिन मैंने क्या बोला कि Cn माइनस है तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो पेयरिंग करवा दो, इधर की तरफ आ जाएगा। तो 3d8 1 2 3 4 5 6 7 था, और ये वाला इधर आ जाएगा 3d, 4s खाली, 4p खाली। तो होगा क्या, अब ये वाली खाली पड़ी है ना यार, तो ये वाली ऑर्बिटल का यूज करके हाइब्रिडाइजेशन क्या कर लेगा, dsp2 कर लेगा। क्या कर लेगा बोलो, dsp2। अच्छा इसमें d पता है कौन सी यूज होती है, dx2y2 यूज होती है, तो d ऑर्बिटल यूज कर लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया बोलो, इसमें क्या आया था sp3, इसमें क्या आया dsp2 आ गया भाई। तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2, अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आया तो शेप क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। देखो सुनने में एक जैसे लग रहा है, NiCl4 NiCN4, इधर पेयरिंग होगी तो dsp2, इधर पेयरिंग नहीं हुई तो sp3, sp3 है तो ये टेट्राहेड्रल और ये अपना स्क्वायर प्लेनर। अच्छा पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड हो गए, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा बोलो, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो। मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनमें से ही पूछ ले, लेकिन तीसरा भी पूछ सकते हैं, NiCO4। क्या पूछ सकते हैं, NiCO4। क्या पूछ सकते हैं, NiCO4। तो NiCO4 और कर लेता हूं मैं फटाफट से, NiCO4 देखो इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं ये, हाँ इधर कर लेते हैं NiCO4। इसमें ना थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्यों, क्योंकि ना इसमें निकेल पे ना चार्ज 0 है। अच्छा CO कार्बन मोनोऑक्साइड दिख गया तो समझ लेना है कि पेयरिंग तो होगी। और वैसे भी देखो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8, अब निकेल पे चार्ज भी 0 है इधर, तो ये 3d, ये 4s में भी 2 और ये 4p में भी 2, 4p तो खाली पड़ी है, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में भी 2। अब देखो एक बात बताओ, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मुझे कंफ्यूजन क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या dsp2 होगी, मुझे यही तो कंफ्यूजन था भाई, हाँ या ना बोल यार। अरे मुझे यही तो कंफ्यूजन था कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या dsp2, मतलब s तो मुझे चाहिए ही चाहिए खाली,
यहाँ पर तो s में इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेंगे, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं पाएगी। भैया हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या dsp2 होगी, इसमें भी मुझे s खाली चाहिए, इसमें भी मुझे s खाली चाहिए, मतलब हर हाल में s तो खाली चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर s वाले इलेक्ट्रॉन्स को इधर आना पड़ेगा। तो निकेल में ये 4s को अगर खाली होना है तो ये 3d10 बन जाएगा और 4s तब जाके खाली हो पाएगा, और 4p भी खाली पड़ा है, तब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। ठीक है, तो NiCO4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। sp3 आ गया तो टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा बोलो, टेट्राहेड्रल। और ये डायमैग्नेटिक भी रहेगा क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखाई दे रहे हैं, पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लो यार, ये तीनों जरूर याद कर लो। कौन से वाले, ये तीनों जरूर याद कर लो, NiCl4 NiCN4 और NiCO4। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, ये वाला अपना पैरामैग्नेटिक, ये वाला अपना डायमैग्नेटिक, ये वाला भी अपना डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस देख लेते हैं वीबीटी की। तो लिमिटेशंस में यार काफ़ी सारी लिमिटेशन है कि ये बहुत सारे अजम्पशंस रहते हैं इनमें। ठीक है, बहुत सारे अजम्पशंस रहते हैं और ये कलर वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है, मैग्नेटिक डाटा के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कुछ भी ये नहीं बता पाता है। चलो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, वैसे तो मैंने सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं, CFT वाली ही। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स मतलब d ऑर्बिटल्स में 5 एनर्जी लेवल होते हैं, उन पांचों की एनर्जी बराबर होती है अगर वो आइसोलेटेड रखे हुए हैं तो। लेकिन जब लीगेंड्स आएंगे, क्या होंगे, जब लीगेंड्स आएंगे तो उन पांचों की एनर्जी लेवल बराबर नहीं होती है, कुछ की ज्यादा हो जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी। मतलब ऐसे सोचो, अगर आपको एक पेड़ से बांध दिया, बहुत सारे लोगों को पेड़ से बांध दिया और भूत आ रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन से भूत आएंगे उसके सामने जो बंदा होगा उसकी बहुत ज्यादा फटेगी, उसके बगल में जो बंदा है उसको दिखाई नहीं दे रहा भूत। समझ रहे हो क्या भाई, मेरे सामने से भूत आ रहा है इधर से और एक बंदे ने इधर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है वो, तो उधर उसको तो भूत दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको पता नहीं चल पा रहा है उतना। लेकिन मेरे सामने एकदम भूत आ रहा है, मेरे को उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं लाल लाल, उसके एकदम ऐसे पैर मुड़े हुए हैं, तुड़े हुए हैं ऐसे, एकदम लंबे लंबे नाखून। तो भूत जिसके सामने आएगा ना उसकी ज्यादा फटेगी, उसको ज्यादा डर लगेगा। तो लीगेंड्स क्या है, भूत ही है। तो जिस डायरेक्शन से लीगेंड्स आएंगे उन वाली ऑर्बिटल्स को ज्यादा खतरा है, उन वाली ऑर्बिटल्स को ज्यादा खतरा है, उनको ज्यादा रिपल्सन फील होगा, उनकी एनर्जी ज्यादा अमाउंट से बढ़ जाएगी। तो देखो यहां पर एक्चुअली ऐसा होता है कि जो लीगेंड्स आते हैं वो XYZ एक्सिस के अलोंग आते हैं। लीगेंड्स क्या आते हैं, XYZ के अलोंग आते हैं। तो जिन ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एकदम XY या Z के अलोंग होगा, जिसमें अपना 3D x² y² और 3D z², तो इनको ज्यादा डर लगेगा। और जिनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में होता है, देखो इनका बीच में है, अरे भाई भूत आ रहा है इधर से और इसका मुंह है इधर, तो क्या इसको डर लगेगा, लगेगा लेकिन उतना नहीं लगेगा। लीगेंड मान लो इधर से आ रहा है और एकदम इसका मुंह भी इधर ही है, तो इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा। समझ पा रहे हो क्या। तो बस 3D x² y² और 3D z² में ज्यादा रिपल्सन होगा और इन तीनों में कम रिपल्सन होगा। इसीलिए ये जो पांचों एनर्जी लेवल्स हैं इनमें थोड़ी सी स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये कौन से होंगे, dx² y² और dz², और ये कौन से होंगे, dxy dyz और dxz। और इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा नोट होगा। अब ये डेल्टा नोट, इसमें ये वाला जो आएगा वो 2/5 डेल्टा नोट, ये आएगा 3/5 डेल्टा नोट। ऐसा क्यों आता है समझा देता हूं भाई। ओवरऑल एनर्जी जो है ना वो यहीं पर रहनी चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। कौन सा सेंटर, बैरी सेंटर। मान लो ये नीचे चला गया x, ये ऊपर चला गया y अमाउंट से, तो ये ऊपर गया y से, ये भी ऊपर गया y से, ये नीचे आया x से, ये नीचे आया x से, ये नीचे आया x से, क्योंकि नीचे 3 आ रही है ऊपर 2 ही जा रही हैं। समझ पा रहे हो क्या। अरे नीचे 3 ऑर्बिटल आई तो ये इसकी एनर्जी x अमाउंट से कम हो गई, इसकी एनर्जी भी x अमाउंट से कम हो गई और इसकी एनर्जी भी x अमाउंट से कम हो गई। तो नीचे कितनी हुई ओवरऑल 3x, ऊपर कितनी हुई, ये वाला y से ऊपर गया, ये वाला y से ऊपर गया, तो ऊपर गया 2y। तो 3x जितना नीचे आया बराबर 2y जितना ऊपर गया।
और साथ में x प्लस वाई की वैल्यू तो डेल्टा नोट होनी चाहिए, तो x प्लस वाई बराबर डेल्टा नोट हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू 3x/2 बराबर डेल्टा नोट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5x/2 बराबर डेल्टा नोट। तो x की वैल्यू यहाँ से 2/5 डेल्टा नोट आ गई, और इसी तरीके से y की वैल्यू जो है वो 3/5 डेल्टा नोट आ जाएगी। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन उधर ही आएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे। तो फिर इसमें क्या बोला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि लिगेंड्स को उनके डेल्टा नोट के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। तो जो ये वाले लिगेंड्स हैं इनको वीक फील्ड लिगेंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स। और जो ये वाले रहेंगे, देखो Cn माइनस और CO, ये क्या है अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जिनमें डेल्टा नोट की वैल्यू ज़्यादा होगी उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलेंगे। और ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है ये हमेशा पेयरिंग करवाते हैं। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या करेंगे, हमेशा पेयरिंग करवाएंगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद में हमको समझना है कि कौन से वाले केस में पेयरिंग होगी और कौन से वाले केस में नहीं होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार और देख लो, तो फिर उसके बाद में अपना ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सुनना ध्यान से। पहले एक बार ये देख लिया, ये बैरी सेंटर है, इसके इतना नीचे आया उतना ऊपर गया, ये टेट्राहेड्रल में होगा। इधर देख लेते हैं भाई। एक बात बताओ, अगर आपको एक चीज खरीदनी है, एक दुकान पे वो चीज 50 रुपए की मिल रही है, एक दुकान पे वो चीज 70 रुपए की मिल रही है, आप कौन सी दुकान से खरीदोगे? सेम टू सेम चीज है, सब कुछ सेम है, एक दुकान में 50 रुपए की, एक दुकान में 70 रुपए की, तो तुम ऑब्वियसली क्या करोगे? अरे भैया 50 रुपए वाली खरीदेंगे। जब चीज एकदम सेम है, क्वालिटी एकदम सेम है, एक केस में मुझे 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, एक केस में मुझे 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो मैं 50 रुपए देना पसंद करूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ऐसे हैं, ये T2G और ये क्या है, EG। पहला इलेक्ट्रॉन जब फिल करोगे तो T2G में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करोगे T2G में, तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल करोगे T2G में। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं ना, तो हमको देखना होता है कि क्या करेंगे, चौथे इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे, समझना है। देखो क्या करेंगे भाई, आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। चौथा इलेक्ट्रॉन आप यहां पर पेयरिंग भी करवा सकते हो और या फिर यहां पर भी भेज सकते हो। दो ऑप्शन है, समझ पा रहे हो कौन कौन से ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, या तो आप यहां पर पेयरिंग करवा दो और या फिर क्या कर दो, इसको ऊपर भेज दो। अरे ये क्या कर दिया, इसको ऊपर भेज दो। दो ऑप्शन है, दिख रहा है सभी को? दो ऑप्शन है, या तो पेयरिंग करवा दो या फिर ऊपर भेज दो। अब मान लो कि ऊपर भेजने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए वो चाहिए 100। इनका एनर्जी डिफरेंस कितना है? 100 है। डेल्टा नोट की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो ऊपर भेजने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 100। और अगर मुझे पेयरिंग करवानी है तो भैया ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं नहीं मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, उसको रिपेल करेगा। तो उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। मान लो वो है 70। ठीक है, ये डिफरेंस कितना है? 100। और इधर पेयरिंग करवाने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है? मान लो 70। आप क्या पसंद करोगे? आप बोलोगे भैया पेयरिंग ही कर लेते हैं, ऊपर जाने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, 100 एनर्जी लग रही है, इधर पेयरिंग करने में 70 देनी पड़ रही है, तो 70 दे दो। मतलब कि इधर डेल्टा नोट की वैल्यू कितनी है? 100, पेयरिंग की वैल्यू कितनी है? 70। तो डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा है पी से, डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा है पी से। डेल्टा नोट 100 है, पी की वैल्यू मान लो 70 है, मतलब एनर्जी डिफरेंस 100 है और पेयरिंग करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है 70। तो तुम क्या बोलोगे? यार एनर्जी डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, चलो एक काम कर लेते हैं, पेयरिंग ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बोलो, पेयरिंग कर लेते हैं। तो डेल्टा नोट ग्रेटर देन पी है तो पेयरिंग हो जाएगी। और वैसे भी याद करो, डेल्टा नोट की वैल्यू जब ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा होती है, तभी तो पेयरिंग के चांसेस होते हैं। तो डेल्टा नोट ग्रेटर देन पी है तो पेयरिंग हो जाएगी। डेल्टा नोट लेस देन पी है, मान लो डेल्टा नोट की वैल्यू है 50 और पेयरिंग की है 70, मतलब उन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस है 50। मुझे 50 एनर्जी देनी पड़ेगी अगर ऊपर लेके जाना है तो, और पेयरिंग करनी है तो 70 देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा यार, 50 ही देके ऊपर भेज दूंगा, मतलब पेयरिंग उस केस में मैं नहीं करवाऊंगा, पेयरिंग नहीं करवाऊंगा। तो उसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G नीचे और EG ऊपर जो रहता था ऑक्टाहेड्रल में, उसका उल्टा कर दोगे और जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा टी हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और याद रखना डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स डेल्टा नोट होता है। इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है, चलो तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। डेल्टा नोट ग्रेटर देन पी है तो मुझे D4 का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, और डेल्टा नोट लेस देन पी है तो मुझे D4 का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। सुनना ध्यान से, ये T2G, ये EG,
D4, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भर देंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर भरेंगे वो डिसाइड करेंगे इससे। डेल्टा नोट ग्रेटर देन P है, ऊपर ले जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, पेयरिंग में कम चाहिए, तो तुम क्या करो, पेयरिंग करवा दो, मतलब इधर पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग करवा दो इधर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4 Eg0। डेल्टा नोट लेस देन P है, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो क्या करोगे बोलो, ये T2G Eg 1 2 3 और चौथा इधर, मतलब T2G3 Eg1, ठीक है। चलो, और ये स्प्लिटिंग की वजह से क्या होता है, हमको कलर देखने को मिलता है, तो कलर के बारे में मैं बता चुका हूं यार। कलर्ड कंपाउंड में D0 और D10 वाले क्या होंगे, कलरलेस होंगे, D0 और D10 वाले क्या होंगे, कलरलेस होंगे, और D1 से D9 वाले क्या होंगे, कलर्ड होंगे, और कलर भी अलग अलग मिलेगा क्योंकि सभी के लिए डेल्टा नोट की वैल्यू अलग अलग होती है, तो डेल्टा नोट डिफरेंट होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड डिफरेंट होगा, तो कलर भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो D0 और D10 वाले कलरलेस होंगे, तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा अपना स्कैंडियम 3+ का, टाइटेनियम 4+ का, Zn2+ का, ये अपने कलरलेस होंगे, बाकी कलर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें कलर हमको दिखाई देता है, और ऐसे भी कुछ कलर दिखाई देता है, ठीक है। कुछ कलर है जेमस्टोन्स का, तो इसमें रूबी है, तो रूबी में क्रोमियम 3+ आयंस रहते हैं, तो क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s0 3d3, तो D3 है, तो कलर दिखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर पत्थर होता है ये, ठीक है। और भी कुछ सुंदर सुंदर पत्थर होते हैं ऐसे, देखो बहुत ही बढ़िया, हीरा तो नहीं है लेकिन और ऐसे सुंदर सुंदर पत्थर होते हैं, ठीक है। तो ये अपना वन शॉट हो गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अब उसके बाद में हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो यार, जितना शेयर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मैं देखो आपके लिए कितना मेहनत, कितने सुंदर सुंदर डायग्राम बना के ला रहा हूँ, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और मैं अभी और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स की वीडियो एक लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम लोग सारे के सारे कन्वर्जन ही करेंगे। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स की भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।